हेलो नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है एक साल उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, जो कि जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। प्रश्न है, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का निरूपण कीजिए, उसके विदेशी सहायता पर भी प्रकाश डालिए। यानी कि कैसे विभिन्न स्टेप के माध्यम से यूनिफिकेशन हो सका इटली का, और उसमें विदेशी सहायता किस प्रकार से इटली को प्रोवाइड किया गया। जिस प्रकार से जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो बिस्मार्क ने क्या किया था, पहले फ्रांस से सहयोग लिया था, इटली से सहयोग लिया था। फिर बाद में फ्रांस को जब लाभ नहीं मिला तो फ्रांस उसके विरुद्ध हो गया, तो प्रशा ने फिर फ्रांस को हरा दिया था, फिर इटली को लालच दिया था। इस प्रकार से विदेशी सहायता पा करके जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसी प्रकार से इसमें भी समझाना है कि किस प्रकार से विदेशी सहायता ने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई और इसके विभिन्न चरण क्या रहे थे। तो इसके आंसर की शुरुआत करें तो इटली के एकीकरण का सामाजिक आर्थिक आधार औद्योगिक क्रांति एवं इस क्रांति से सशक्त होकर उभरे मध्यम वर्ग ने तैयार किया था। यानी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे सीधा सीधा जर्मनी से, तो जर्मनी और ये दोनों रिवीजन भी होता जाएगा। इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी किसका, सामाजिक आर्थिक कारक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो था एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसके कारण से औद्योगिक समाज का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का विकास हुआ। और जब औद्योगिक समाज का विकास होता है तो एक नए मध्य वर्ग का विकास होता है, यानी मिडिल क्लास का विकास होता है। और ये मिडिल क्लास अक्सर करके एजुकेट होती है, लिटरेट होती है, और जब लिटरेट होती है तो ये मीडिया इत्यादि का प्रयोग करके अपने विचारों भावनाओं को दूर दूर तक फैलाते हैं। तो एक कारण तो ये रहा इटली के एकीकरण में। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का प्रसार कर इटालियनों में एकीकरण की महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया था, उसी प्रकार से जैसे कि जर्मनी में जागृत कर दिया था। 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लेकिन 1848 में एक फिर से क्रांति हुई, जिसको हम कह लें फाइनल क्रांति एक प्रकार से बोल लें। तो इन दोनों क्रांतियों ने ये बता दिया कि आम लोग भी जो है देश के क्रांति करने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, तो इटालियन में रहने वाले लोगों ने भी उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा जागृत कर दिया था कि हम इसको रीयूनिफाई मतलब यूनिफाई करेंगे। आगे तीन व्यक्तित्वों, जिसमें से एक था मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी, इन तीन लोगों ने, कौन, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, इन्होंने अपने अपने तरीके से एकीकरण को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार से जैसे कि जर्मनी में बिस्मार्क ने भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे तीन लोग हैं, मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी। इन्होंने भूमिका निभाई थी, कौन, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी। नेपोलियन ने इटली को जीतकर वहां राज्यों की संख्या कम करके तथा पूरे प्रायद्वीप पर एक सी शासन व्यवस्था स्थापित कर अनजाने ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इटली का एकीकरण असंभव व कल्पना मात्र नहीं है। यानी नेपोलियन ने जो एकीकरण किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, आपको पता है कि करीब 300 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, जिसको बाद में जो एक संधि हुई थी, वियना ट्रीटी इसको बोलते हैं, 1815 में वियना ट्रीटी हुई थी, जिसमें कि 4-5 कंट्री एक साथ मिले थे, फ्रांस था, रूस, प्रशा, ये सारे मिल करके इस वियना समझौता किए थे। लेकिन उसमें नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का महासंघ बनाया था उसको हटाया नहीं गया था। तो इससे पता लग गया कि हाँ किस तरीके से यूनियन में रहना जो है देश के विकास के लिए अच्छा हो सकता है। तो इसने भी प्रेरणा दी थी इटली में। लेकिन वियना व्यवस्था 1815 ने पुनः इटली को अनेक भागों में बांटकर उसे भौगोलिक अभिव्यक्ति बना डाला। यानी 1815 में तो उसको कैसे महासंघ बना दिया था, अच्छी बात थी। लेकिन जब 1815 का ट्रीटी हुआ था तो उसमें मेन काम क्या हो गया कि कुछ क्षेत्र को काट करके अलग कर दिया गया। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड को काट दिया गया और उसमें बेल्जियम को मिला दिया गया, ये एक क्षेत्र अलग हो गया। ऐसे ही कुछ अन्य काम भी किए गए थे। और
नीदरलैंड में, जो कि यूके था, नीदरलैंड में भी था, वो यूके जो है अब चला गया यहाँ से, यूके से मतलब नीदरलैंड से चला गया। तो ये वियना समझौते में हुआ था। वियना व्यवस्था में इटालवी राष्ट्रवाद को कुचल दिया गया। अब एकीकरण कठिन प्रतीत हो रहा था। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो 1815 वियना समझौता था उसमें राष्ट्रवाद को कह रहे थे कि मतलब दबाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद अगर आएगा तो जो हम लोग हैं, यानी जो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर राजा का शासन रहे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रांति होती रहेगी, इसलिए राष्ट्रवाद को दबाया जाए, ये इसमें बात की जा रही थी 1815 वियना समझौते में। मेजनी ने आजीवन व्यावहारिक एवं वैचारिक दोनों ही स्तरों पर इटालियन राष्ट्रवाद को साकार करने का भरपूर प्रयास किया था। किसने? मेजनी ने। 1820-21, 1830, 1820-21, 1830, 1848 के विद्रोहों, जो कि असफल रहे थे, में मेजनी ने सक्रिय भूमिका निभाई। उसे कारावास और निर्वासन का दंड भी भुगतना पड़ा था। अपने जीवन का अधिकांश समय उसे इटली से बाहर बिताना पड़ा। इटली से बाहर रहते हुए इस क्रांतिकारी ने इटालियन एकीकरण के लिए जनमत निर्माण का निरंतर प्रयास किया। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने यंग इटली की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था एकीकरण के लिए आवश्यक जनमत तैयार करना और इटली में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करना। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। 1848 में विद्रोह के दौरान अल्पकालीन गणतंत्र का अध्यक्ष मेजनी को ही बनाया गया था। वस्तुतः कावूर से पूर्व मेजनी और उसकी संस्था यंग इटली ने भावनात्मक एवं वैचारिक आधार पर इटली को एक करने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया था। यानी किसी भी देश के राष्ट्रीय मतलब एकीकरण के लिए जरूरी है भावनात्मक रूप से लोग मिले, तो ये भावनात्मक रूप से एकीकरण का काम जो है कावूर और मेजनी ने कर दिया था पहले ही। आगे कावूर और गैरीबाल्डी ने राजनीतिक एकीकरण का कार्य पूरा कर दिया। यानी भावनात्मक एकीकरण किसने किया? तो कावूर और मेजनी। राजनीतिक एकीकरण किसने किया? तो कावूर और गैरीबाल्डी। यानी कावूर, गैरीबाल्डी और मेजनी ने तीनों ने मिल करके भावनात्मक और राजनीतिक एकीकरण किया। फिर से भावनात्मक एकीकरण किसने किया? तो कावूर, गैरीबाल्डी, कावूर और मेजनी। और राजनीतिक एकीकरण किसने किया? तो कावूर, गैरीबाल्डी। एक यथार्थवादी और दूरदर्शी योजनाकार के रूप में बिस्मार्क इटली के प्रत्यक्ष एकीकरण का वास्तविक सूत्रधार था। यानी बिस्मार्क से प्रेरणा मिली कुल मिलाकर के। तो उसने सार्डिनिया पीडामेंट के नेतृत्व में, सार्डिनिया जो कि आज एक द्वीपीय क्षेत्र है, कोर्सिको द्वीप है और वो द्वीप है, मैं उसको मैप में अगर आपको दिखाऊं तो ये है यूरोप का नक्शा, जहाँ पर दक्षिण में जब आएंगे तो यहाँ पे हमें आज का इटली दिखाई देगा। तो इसी इटली में ये वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं सार्डिनिया। 1848 के समय सार्डिनिया का एक हिस्सा यहाँ पर भी हुआ करता था, तो ये हिस्सा और ये द्वीप मिला करके सार्डिनिया कहलाते थे। ये जो इटली आज का वर्तमान का इटली है, ये दरअसल कुल मिलाकर के 7 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से एक सार्डिनिया पीडामेंट वाला हिस्सा था, फिर नीचे सिसिलियों 2 सिसिलियों का क्षेत्र था। जैसे ये जो द्वीप है इसको भी सिसिली बोलते हैं, इस क्षेत्र को भी सिसिली कहते थे। अभी वर्तमान में इसे सिसिली पेनिनसुलर बोलते हैं, इटली का सिसिली पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। और ये सार्डिनिया तो इस तरीके से वो बटा हुआ था। अगर हम सारा नाम भी बताएं तो इस क्षेत्र में सार्डिनिया था, ये सार्डिनिया यहाँ पर और ये द्वीप मिलाकर के सार्डिनिया था। यहाँ पर लॉम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल राज्य और यहाँ पर सिसिलियों का प्रदेश, एक ये एक सिसिली पेनिनसुला वाला, एक नीचे द्वीप वाला जो सिसिली है ये। तो इस तरीके से 7 हिस्सों में बटा हुआ था इटली। तो एक यथार्थवादी और दूरदर्शी योजनाकार के रूप में बिस्मार्क इटली के प्रत्यक्ष एकीकरण का वास्तविक सूत्रधार था। उसने सार्डिनिया पीडामेंट के नेतृत्व में, यानी सार्डिनिया पीडामेंट यानी ये और ये वाला हिस्सा के नेतृत्व में
इटली का एकीकरण संभव बनाया? इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के लिए काबूर ने व्यावहारिक नीति अपनाई थी। इसी के जस्ट ऊपर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया, वर्तमान का ये जो है स्विट्जरलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर है हंगरी। तो ये ऑस्ट्रिया के करीब में ही है इटली। तो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में इटली उस समय था, तो काबूर ने इसके नियंत्रण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया और इसके लिए व्यावहारिक नीति अपनाई। इसके लिए उसने क्रीमिया युद्ध में प्रवेश करके इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बना दिया। अगर देखें ये कहाँ पर है, क्रीमिया प्रदेश, तो ये जो काला सागर है ये है क्रीमिया प्रदेश, इसको बोलते हैं क्रीमिया, जो कि विवादित क्षेत्र है रूस और यूरोप के बीच में आज भी। इसीलिए कहा जाता है क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से प्लोम्बियर्स में मिलकर ऑस्ट्रिया से युद्ध की स्थिति में सहायता का वचन ले लिया। अच्छा, काबूर ने जो है वो ऑस्ट्रिया से मिल लिया और युद्ध में सहायता मांगी। किसके लिए? इसके लिए। तो 29 अप्रैल 1859 को शुरू हुए युद्ध में फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेनाओं ने कई स्थानों पर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो फ्रांस और इटली की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। नेपोलियन ने सार्डिनिया को अधर में लटकाकर युद्ध बंद करने को विवश किया। फिर भी लाम्बार्डी सार्डिनिया के हाथ लग गया। इस प्रकार एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ। कुल मिलाकर के एक ये था दिक्कत, सार्डिनिया जो था ये दिक्कत का काम कर रहा था। तो इस पहले चरण में इसको जो है मिलाया गया अपने क्षेत्र में। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध से उत्पन्न संभावनाओं ने ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया युद्ध में हुए जो संभावना मिली उससे इटली की जनता को अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। यानी ऑस्ट्रिया की जो जनता है इसके विरुद्ध कर दिए विद्रोह। 1860 ईस्वी में जनमत संग्रह द्वारा यह कार्य भी संपन्न हुआ। यह एकीकरण का दूसरा चरण था। ऑस्ट्रिया सर्डिनिया युद्ध से उत्पन्न संभावनाओं ने मध्य इटली की जनता को अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया। तो जब विद्रोह कर दिए तो 1860 में जनमत करवा लिया गया। तो जनमत में जो है जीत गए शासक वर्ग। तो इस तरीके से मध्य इटली वाला क्षेत्र भी जो है आ गया इसमें। तो दूसरा चरण पूरा हो गया। पहले चरण में सार्डिनिया मिला, दूसरे चरण में मध्य इटली मिल गया जनमत संग्रह से। जैसे भारत में जनमत संग्रह से जूनागढ़ मिला था, जम्मू कश्मीर मिला था, जूनागढ़ मिला था खाली एक, सैनिक कार्यवाही से हैदराबाद मिला था, जनमत संग्रह से जूनागढ़ मिला था। इसी प्रकार से यहाँ पर जनमत संग्रह मध्य इटली में जनमत संग्रह करवाया गया था। तो पहला चरण जो है युद्ध के माध्यम से सार्डिनिया को जीता गया। दूसरा चरण में जनमत संग्रह से मध्य इटली को मिलाया गया। अब नेपल्स, सिसिली, वेनेशिया तथा रोम इटली में शामिल होने शेष थे। यानी ये रोम नीचे वाला हिस्सा जो इसकी इटली की राजधानी रोम, तो किनारे रोम को शामिल करना था। इसके अलावा सिसिली नीचे वाले हिस्से को और शामिल करना बच गया था। नेपल्स को भी शामिल करना बचा था। तो इन सब ने सिसिली तथा नेपल्स की जनता ने विद्रोह कर दिया और गैरीबाल्डी से लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती स्वयंसेवकों की मदद से सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इसी समय गैरीबाल्डी ने पोप के राज्य पर अधिकार की योजना बनाई। पोप यानी जो वेटिकन सिटी वाला क्षेत्र था। तो जब योजना बनाई तो सतर्क काबूर ने नेपोलियन तृतीय को विश्वास में लेकर रोम को छोड़कर पोप के शेष राज्य का अधिकार कर लिया। गैरीबाल्डी ने काबूर की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए सिसिली और नेपल्स का अधिकार विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। कुल मिलाकर के तीसरे चरण में ये रोम और सिसिली वाला क्षेत्र मिल गया।
कब? 1860 में। फरवरी 1861 ईस्वी में सार्डिनिया की राजधानी तुरीन में इटली के राज्य की घोषणा हुई, किंतु अभी भी वेनेशिया यानी उत्तरी वाला इलाका, वेनेशिया और रोम पर अधिकार होना शेष था। इस कार्य को काबूल की मृत्यु 1861 के बाद विक्टर इमैनुअल ने पूरा कर दिया। तो ये भी काम हो गया, जो सिसिली वाला प्रदेश भी मिल गया और वेनेशिया वाला भी। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा युद्ध में जब इटली ने प्रशा का साथ दिया था, जर्मनी वाले एकीकरण में, जब ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध हो रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली पर भी नियंत्रण किया हुआ है और जर्मनी का झगड़ा ऑस्ट्रिया से भी था, तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इटली ने सहायता की थी प्रशा की। तो जब जर्मनी इसमें जीत गया था तो उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है इटली को मिलता ही। तो 1866 में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध में जब इटली ने प्रशा का साथ दिया तो उसे वेनेशिया का प्रांत मिल गया, ये ऊपरी वाला प्रांत जो है मिल गया इस मुद्दे में। और 1870 के सेडान युद्ध के समय जब नेपोलियन ने रोम से अपनी सेनाएं बुला ली तो इटली ने तुरंत रोम पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात जनमत संग्रह के आधार पर रोम को इटली में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण का काम पूरा हो गया। तो ये विभिन्न चर अर्थ हैं जिससे आज का हमें इटली दिखाई देता है। तो ये था इस वाले वीडियो में पूरा इटली का एकीकरण। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।